अगर तुम लोगों ने इसका लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो पूरे प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, सारे एपिसोड को चेक कर लेना, नहीं तो तुमको स्टोरी बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि जो रे होता है वो एरिस से पैसे मांगता है। एरिस कहती है कि अगर तुम्हें पैसों का करना क्या, इतने सारे पैसों को वो भी। तो रे कहता है कि जो किंगडम ऑफ सीलिया वो फाइनेंस एंड क्राइसिस है उससे गुजर रहा है, जिसके अंदर लोग काफ़ी ज़्यादा भूखे हैं। सोचो अगर लोग भूख के मारे मारे जाए तो क्या ये सही रहेगा? जिसके बाद एरिस कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर हमें उनकी मदद करनी चाहिए। जिसके बाद रे कहता है ठीक है, हॉली एम्पायर वापस लौटने के बाद तुम्हारे सारे पैसे मैं वापस ज़रूर लौटा दूंगा। जिसके बाद एरिस कहती है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। रे कहता है कि तुम इतने सारे जो पैसे हो बस मेरे को ऐसे ही दे दोगी। जिसके बाद एरिस उसको कहती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर मैं असल में एक सेंट हूँ, तुम्हें पता है ना। और वो स्माइल करती है। अब इसी के साथ हमें बताया जाता है कि रे के कहने के बाद अलग अलग जगह से काफ़ी सारे जो इंग्रेडिएंट लाए जाते हैं और यहाँ पर एक सिंपल मील होती है उनको बनाया जाता है ताकि जो लोग हैं उनके अंदर बांट सके, लोगों को दिए जाते हैं। और फिर बताया जाता है कि और ये चीज़ उन लोगों के लिए एक बरसात की तरह थी जो कि उनका सूखा हुआ शरीर था उसको भिगो रही थी। अब लोग देखते हैं वो काफ़ी खुश होती है। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि वो जो किंगडम ऑफ सीलिया का यहाँ पर महल होता है वहाँ का सीन दिखाया जाता है। वहाँ का जो एम्परर होता है कहता है कि मैंने सुना है कि तुमने काफ़ी सारे लोगों की मदद की अपने रास्ते के अंदर जो भी आए। हम यहाँ पर ट्रूली तुम्हारा थैंक्सफुल करते हैं जो होली एम्पायर है उनकी दया का। और आपकी तीर्थ यात्रा की खुशी में हमने यहाँ पर एक जो एक पार्टी है उसको अरेंजमेंट किया हुआ है आज रात। तो प्लीज़ यहाँ पर फील फ्री होकर जो पार्टी है उसको एंजॉय करना। और हम लोग देखते हैं कि जो वो लोग अब महल से बाहर निकलने लग जाते हैं। एरिस कहते हैं कि इसने एक पार्टी को प्रिपेयर किया हुआ है। जिसके बाद रे कहते हैं कि ये इतना ज़्यादा काइंड पर्सन बिल्कुल भी नहीं कि वो ऐसा करे, जरूर इससे होली एम्पायर उससे कुछ चाहिए होगा। अभी हम लोग देखते हैं एरिस कह रही होती है कि यहाँ पर जो हमारी तीर्थ यात्रा है यहाँ पर अभी ख़त्म हो चुकी है तो हमारे पास फ्री टाइम कुछ बचा हुआ है। जिसके बाद रे कहता है कि एरिस क्या तुम अपनी फैमिली से मिलना चाहती हो या फिर तुम्हारा कुछ और ही प्लान है? जिसके बाद एरिस कहती है कि मेरे यहाँ पर सच में कोई प्लान तो नहीं है लेकिन मैं फिया के साथ रिलैक्स करना चाहती हूँ। जिसके बाद रे कहते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा काम किया है तो तुम्हें कैपिटल है उसके अंदर एक बार विजिट कर लेना चाहिए, तो घूम लेना चाहिए। एरिस कहती है कि नहीं ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी है, मैं बस एक प्रॉपर रेस्ट है उसके ऊपर फोकस करना चाहती हूँ। अरे कभी सेंट बनने के बाद से तुम्हें ऐसा नहीं लगा है कि सेंट वाला काम छोड़कर वापस अपनी जो पुरानी लाइफ है उसके अंदर लौट जाए सब कुछ छोड़ छाड़ कर? तभी जो रे होता है एक स्माइल करता है, कहते हैं ऑफ कोर्स यहाँ पर जो ये गॉड है सीरियसली इसने हमें से काफ़ी सारी यहाँ पर डिमांड कर रखी है कि ये करो वो करो, और इसने हमें थोड़ा सा डिवाइन पावर दे रखा है और वो भगवान जाने कि इसने कहाँ से दिया है, लेकिन इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, ये हमारी हड्डियों से काम करवाता है। रे सोच रहा होता है जो एरिज है वो यही सब कुछ कहना चाह रही थी क्योंकि आफ्टर ऑल वो मेरे से पहले से यहाँ पर सेंट है, वो काफ़ी लंबे समय से एक सेंट बनी हुई है। रे ने तो एरिस के मन की बात कह दी होती है। अभी जो रे होता है वो कहता है कि असल में हम लोग एक सेंट है जो कि लोगों को ठीक करते हो, जो नेशनल फंड है उससे लोगों की मदद करते हैं, इससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है। जिसके बाद जो एरिस होती है खुश होती है और कहती है कि मेरे को भी ऐसा ही लगता है रे। अब इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि जो रे होता है वो अपने घर आ चुका होता है। फाइनली यहाँ पर जो रे की फैमिली है उससे मैं भी यहाँ पर मिलने वाला हूँ क्योंकि जो सीज़न 1 था वो मैंने एक्सप्लेन करा नहीं था, मैंने सीधा सीज़न 2 से एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया था। रे अपनी गायब होने वाली टेक्निक का यूज़ करके वहाँ से जा रहे थे और वो सोच रहा था अराउंड अभी लंच टाइम होगा, मैं उन लोगों को जाकर अचानक से ही सरप्राइज़ कर दूंगा, और वो हंसने लग जाता है। तभी उन्हें देखते हुए जैसे ही यहाँ पर घर का डोर ओपन करता है उसके पास जो एक प्लेट होती है वो यहाँ पर उड़ते हुए आती है, जिससे कि रे काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। और देखते हैं वहाँ पर काफ़ी सारी और प्लेट्स होती है और रे के ऊपर आ रही होती है। रे कहता है ये मैं हूँ प्लीज़ रुक जाइए, और हम लोग देखते हैं उसके पेरेंट्स को। तो फाइनली जो रे के पेरेंट्स थे उनको हम लोगों ने देख लिया है। हम लोग देखते हैं वो प्लेट फेंकना बंद कर देते हैं, जिसके बाद उसकी मदर कहती है रे ये तुम थे। अभी हम लोग देखते हैं कि जो उसके फादर होते हैं वो कह रहे होते हैं रे तुम यहाँ पर आवाज़ कर रहे थे, हमें लगा कि कोई और आ गया है। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी मदर उसको गले लगा लेती है और कहती है कि तुम काफ़ी लंबे समय बाद आए हो मेरे बेटे। और इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि उसकी मदर कहती है तो ठीक है ये टाइम लंच का है, मैं तुम लोगों के लिए लंच रेडी करती हूँ और तुम हमें ज्वाइन करना है। जिसके बाद उसके फादर कहते हैं कि लेकिन इससे पहले रे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है, जल्दी से जो सीढ़ी है उससे ऊपर जाओ, तुम्हारे लिए जो सरप्राइज़ है वो रखा हुआ है। जिसके बाद रे होता है थोड़ा सरप्राइज़ होता है और हम देखते हैं वो जैसे ऊपर जाता है तो वो देख कर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। वहाँ पर उसकी छोटी बहन होती है जिसका कि नाम सिया होता है और वो हाल ही में उसका जन्म हुआ होता है। और हम देखते ही रे देख कर थोड़ा सरप्राइज़ हो जाता है और हम देखते उसके फादर कह रहे होते हैं कि तो अब तुम्हारी भी छोटी बहन है तो बताओ सरप्राइज़ तुम्हें कैसा लगा? रही उनकी तरफ देख रहा होता है और हम देखते हैं कि जो रे होता है अपनी छोटी बहन को देखते हैं, कहता है ये सच में काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। और हम लोग देखते हैं वो उसको उंगली कर रहा होता है, उंगली देता है। इसके बाद उसकी छोटी बहन उसकी उंगली पकड़ लेती है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। रे के फादर कहते हैं कि ये बिल्कुल छोटे मटर के दाने की तरह है लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल है, बिल्कुल ये तुम्हारी तरह है जैसे कि तुम हरकत करते थे, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये तुम्हारी ही बहन है। अब इसी के साथ हम देखते हैं वहाँ पर उसकी मदर आती है, कहती है अच्छा तुम लोग शिया के साथ खेलो, लंच यहाँ पर रेडी हो चुका है, जल्दी से नीचे आ जाओ। तभी हमें देखते हैं कि जो रे होता है वो सिया से कहता है कि सिया मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, और हम देखते हैं वहाँ से चला जाता है। हम लोग देखते हैं कि जो सिया होती है उसकी तरफ ही यहाँ पर देख रही होती है। सीन शिफ्ट होता है नीचे की तरफ, सीन देखते हैं जो लंच का यहाँ पर टेबल होता है वो रेडी होता है। अब लोग देखते हैं कि जो रे होता है वो कहता है कि
मदर फादर यहाँ पर जो हमारी फैमिली है वो नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है, ऑर्डिनरी फैमिली बिल्कुल भी नहीं है। तो उसकी मदर कहती है कि अगर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, रे कहता है कि यहाँ पर जब मैं छोटा था मेरे को पता था यहाँ पर जो हमारी फैमिली है ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप एक जो हाई सर्कल में जो बॉम्ब और जो फादर है वो एक स्वॉर्डमैन है, बिल्कुल स्वॉर्ड मास्टर के लेवल के। तो आखिर मेरे को बताइए आप लोग जो इस जगह पे आखिर क्यों रहते हो ऐसी जगह पे। इसी के साथ हम लोग देखते हो उसकी फैमिली कह रही होती है कि फाइनली जो समय है वो आ चुका है, तुम्हें सब कुछ यहाँ पे बताने का। हमारी जो फैमिली है वो ऑर्डिनरी बिल्कुल भी नहीं है, हमारी फैमिली हीरो ब्लड लाइन से है। अब इसी के साथ ये कह रहा होता है हीरो ब्लड लाइन, जिसके बाद उसके फादर कहते हैं हाँ बिल्कुल, तुम्हें समझाने के लिए मेरे को तुम्हें सब कुछ यहाँ पर दिखाना होगा, मेरे साथ बाहर चलो। हम लोग देखते हो वो बाहर आ जाते हैं और ये सोच रहे होते हैं आखिर ये लोग मेरे को दिखाना क्या चाहती है। हमें देखते हैं उसके जो फादर होते हैं फायर वाटर और जो स्टोन बॉल होता है तीनों को एक साथ समन कर लेते हैं। ये सोच रहा होता है ये तो ट्रिपल इन कनेक्शन है, ये तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये सोच रहा होता है कि जो फादर है उनको मैजिक के बारे में पता है, जिनका मान है वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। तभी उन्हें देखते हैं उसकी मदर ऑरा सोर्ड का यहाँ पर यूज़ करती है और इधर उधर स्लैसेस मारती है। इसके बाद ये सोच रहा होता है कि जो मदर है वो तो एक एडवांस लेवल की स्वॉर्ड मास्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद ये कह रहा होता है कि तुम दोनों को यहाँ पर मैजिक के बारे में पता है। जिसके बाद उसकी मदर कहती है ये काफ़ी लंबी स्टोरी है, मैं तुम्हें बताती हूँ। एंशिएंट टाइम पर सेंट थे बिल्कुल तुम्हारी तरह, जिनके पास काफ़ी भरपूर मात्रा में डिवाइन पावर थी और जो गॉड्स थे उनसे भी कम्युनिकेट कर सकते थे, अपने थॉट को यहाँ पर रिप्लाई कर सकते थे। और सेंट और जो ग्रेट रेस थे यानी कि जो महान जातियाँ थे उनके साथ मिलकर जो वर्ल्ड था उसको डेंजर से प्रोटेक्ट किया। लेकिन पता नहीं किसी अननोन रीजन की वजह से जो ग्रेट रेस थी यानी महान जातियाँ थी वो डिसअपेयर हो गई इस वर्ल्ड से। और मैजिक वॉर के टाइम पर जो एक ग्रुप था जिसको कि न्यूक्रोमेंसर लीड कर रहा था, उन्होंने ह्यूमंस के ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। इसके बाद जो सेंट की पावर्स थी वो अकेले इस सिचुएशन को बिल्कुल भी सॉल्व नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से यहाँ पर 300 साल पहले ही जो मैजिकल एरा था उसका एंड हो चुका था। लेकिन इसी के साथ जो गॉड ने 12 ह्यूमंस को सिलेक्ट किया जिनके पास काफ़ी पोटेंशियल था, उनको ब्लेसिंग दी पोटेंशियल वाली, और उन ब्लेसिंग्स की मदद से उन्होंने न्यूक्रोमेंसर को डिफीट किया और उनके डिसअपेयर होने से पहले लोगों ने यहाँ पर उनको हीरो का दर्जा दे दिया था। रे कहता है यानी हम उनके डिसेंडेंट्स है। तो उसकी मदर कहती है हाँ बिल्कुल, जो ये ब्लेसिंग है वो जनरेशन बाय जनरेशन पास डाउन होती रहती है और जो उनके डिसेंडेंट्स होते हैं उनके पास हर एरा के अंदर खड़े रहने का टैलेंट होता है। जिसके साथ फादर कहते हैं कि यहाँ पर वो काफ़ी स्लोली बूढ़े होते हैं, 500 साल तक वो लगभग जी पाते हैं। जिसके बाद ये कहते हैं 500 साल तो यानी हीरो ब्लड लाइन्स के कोई मेंबर है हमारी तरह अब भी जिंदा है। जिसका उसकी मदर कहती है हाँ बिल्कुल, लेकिन रे मैं होप करती हूँ कि तुम उनके क्लोज बिल्कुल भी नहीं जाओगे। हम लोग वहाँ से उस जगह से भाग कर आ गए और इस जगह पे हमने शेल्टर ले लिया। उसके फादर कहते हैं कि यहाँ पर मेरे को पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है तो उनके पास बिल्कुल भी मत जाना है। रे सोच रहा होता है कि वो लोग काफ़ी लंबी ज़िंदगी जीते हैं और उनके पास एक भरपूर टैलेंट है हर एरियाज़ के अंदर का। जिसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, रे का जाने का टाइम आ जाता है। उसकी मदर कहती है रे तुम जा रहे हो, तुम अच्छे से जाना, अगर तुम्हें कोई भी परेशान करे तो अपने फादर को एक लेटर लिख देना, तुम्हारे फादर उसको सबक सिखा देंगे। रे सोच रहा होता है मेरे पेरेंट्स ने मेरे को कहा है कि जो हीरो ब्लड लाइन है उनके अंदर कोई भी इंटरेस्ट दिखाने का बिल्कुल भी नहीं, लेकिन यहाँ पर उनके पास हर एरियाज़ के अंदर टैलेंट है इंक्लूड करते हुए मेडिसिन का। तो क्यों ना यहाँ पर इसको जो हीरोज़ के बारे में और जाना जाए, मेरे को और इनके बारे में जानना है। और हम लोग देखते हैं कि वो भागते भागते ऑलरेडी जो फॉरेस्ट होता है वहाँ तक पहुँच जाता है। वो सोचता है कि जो फॉरेस्ट है उस तक तो यहाँ पर मैं पहुँच गया हूँ। तभी उन्होंने देखते हैं कि वहाँ पर एरा होती है जो कि कहती है कि तुम हर टाइम यहाँ पर आते हुए मेरे ही बारे में सोच रहे थे ना, मैंने सही कहा ना। इसके बाद रे उसको देख कर थोड़ा सरप्राइज होता है, कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए एरा। जिसके बाद वो एरा कह रही होती है कि यहाँ पर तुम अपने हाथों के ऊपर देखो। हम लोग देखते उसके हाथों के ऊपर एक सिंबल बना होता है। एरा कहती है कि मैंने तुमसे कई बार कहा है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ। जिसके बाद रे कहते हैं आखिर ये किस तरह से फंक्शन करता है, आखिर ये चीज़ है क्या है। जिसके बाद एरा कह रही होती है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरे को अलाउ बिल्कुल भी नहीं करता है कि तुम कुछ भी कर रहे हो उसके बारे में यहाँ पर देखने का या फिर पता करने का। यहाँ पर जो ये मैजिक है वो 2 ही कंडीशन के अंदर अप्लाई होता है, एक्टिवेट होता है। पहला जब तुम यहाँ पर डेंजर में हो तब, और दूसरा जब तुम मेरे को हर टाइम याद कर रहे हो तभी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन तुमने जो वाइब्रेंट की लॉर्ड लीथल थी उससे क्या कहा था कि हम लोग बस एक फ्रेंड्स हैं। इसके बाद रे होता है वो हंसने लग जाता है और कहता है कि लेकिन एरा क्या तुम्हें जो हीरोज़ है उसके बारे में कुछ भी पता है तो तुम मेरे को ज़रूर बताओ। इसके बाद एरा कहते हैं कि हीरोज़ जिनको कि यहाँ पर ब्लेसिंग मिली हुई थी उनके बारे में तुम बात कर रहे हो, मैं उनके बारे में थोड़ा बहुत जानती हूँ। उन लोगों को 2 ब्लेसिंग मिली हुई थी गॉडेस प्रियांस के द्वारा, और जो ह्यूमंस थे उन लोगों को हीरोज़ कहते थे। जिसके बाद रे कहता है उन लोगों को 2 ब्लेसिंग मिली हुई थी और जो प्रियांस है ये है क्या। इसके बाद जो एरा होती है वो कह रही होती है कि फर्स्ट यहाँ पर जो ब्लेसिंग थी वो पोटेंशियल थी, ये ब्लेसिंग अलाउ करती थी यहाँ पर थोड़े से एफर्ट में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए।
और जो दूसरे यहाँ पर ब्लेसिंग थे वो एबिलिटी ट्रांसफ़र थी। जिन लोगों को भी ये एबिलिटी मिली थी, एक दूसरे को मारने के बाद उनका पावर और एक्सपीरियंस दोनों वो लोग गेन कर सकते थे। और यहाँ पर ह्यूमन तो ऐसा ही कंसीडर करते हैं, ह्यूमन रेस। और इसी के साथ उन लोगों ने वॉर मॉन्स्टर्स के अगेंस्ट जो वॉर थी उसको भी जीत लिया था। लेकिन आखिर तुमने मेरे इसके बारे में क्यों पूछा? इसके बाद रे कहता है मैं भी उनके डिसेंडेंट्स में से ही एक हूँ। अभी जो एरा होती है थोड़ी सरप्राइज हो जाती है। रे कहता है कि क्या हुआ? एरा कहती है कुछ भी नहीं। तो अब समझ जाए कि जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है उन्हीं के वंश से आती है। जिसके बाद वो और कहती है कि मेरे को पता है एक विलेज के बारे में जो कि एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट के अंदर है, जहाँ पर कि जिसके डिसेंडेंट्स है वो रहती हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो किसी दिन। जिसके बाद ये कहते हैं एक्चुअली मैं इसी के बारे में सोच रहा था, मैं ज़रूर चेकआउट करूँगा। जिसके बाद वो कहते हैं ठीक है, अब मेरा वापस जाने का टाइम आ चुका है। एरा कहती है ठीक है। और हम लोग देखते हैं कि वो वापस चला जाता है एरिस के पास। और हम देखते हैं कि जो एरिस कह रही होती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा लेट हो, तुम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स कर रहे थे क्या? जिसके बाद ये कहता है सॉरी मेरे को माफ़ करना, तो चलो वापस जाने की तैयारी करते हैं। जिसके बाद एरिस कहती है कि सीरियसली हमने यहाँ पर सारी प्रिपरेशन थी उसको ऑलरेडी कर लिया है, तो तुम्हें कैरेज के अंदर सिर्फ बैठ जाना है। जिसके बाद रे कहता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था। एरिस कहती है तो अगली तीर्थ यात्रा की जो जगह है वो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट परियास रहने वाली है। जिसके बाद रे कहता है कि परियास ये कंट्री का भी नाम है। जिसके बाद एरिस कहती है हाँ बिल्कुल, ये जो होली एम्पायर का गैया है उसकी तरह यहाँ पर ये कंट्री है जो कि होली एम्पायर ऑफ प्रियांस है। और जो ये कंट्री है वो गॉडेस की पूजा करती है, हार्डशिप, ट्रायल्स और यहाँ पर वॉरशिप प्रियांस की। अब इसी के साथ वो और कह रही होती है कि यहाँ पर जो इसके बिलीवियर्स थे वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रायल है, एंडलेस ट्रायल है, उससे गुजरते हैं ताकि वो अपनी श्रद्धा को जगा सके। और यहाँ पर जो गॉडेस ऑफ प्रियांस है उसने किसी भी सेंट को बिल्कुल भी नहीं चुना है जिससे कि वो पब्लिक में एक जैसे लगते हैं। रे कहता है आखिर हम इस जगह पर जा ही क्यों रहे हैं? जिसके बाद एरिस कहती है कि क्योंकि यहाँ पर जो गॉडेस प्रियांस और जो गॉडेस लेडी गैया है वो यहाँ पर सिस्टर्स की तरह है। और यहाँ पर जो प्रियांस का चर्च है और जो हमारा चर्च है वो ऑल्सो यहाँ पर सिस्टर्स की तरह है। तो किसी फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए किसी रीज़न की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जिसके बाद ये कहता है तुमने सही कहा। और हम देखते हैं कि जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट होता है उसकी तरफ जाने के लिए वो लोग निकल पड़ती है। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट की ट्रिप पर निकले हुए उनको 2 दिन हो चुके होते हैं। एरिस कह रही होती है कि जो प्रियांस है वो हमारा फाइनल डेस्टिनेशन रहने वाला है तीर्थ यात्रा का। जिसके बाद रे कहता है कि एक्चुअली जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है उस जगह पर मेरे को कोई सी जगह है उसको विजिट करना है। जिसके बाद एरिस कहती है अच्छा। इसके बाद रे कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर हीरोज़ लाइन के बारे में सुना है, मतलब हीरो ब्लड लाइन्स के बारे में तुमने सुना है? इसके बाद एरिस को वो सब कुछ बता देता है। एरिस काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और कहती है तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम एक हीरो हो जिसको कि गॉडेस प्रियांस उसके द्वारा चुना गया है और आल्सो यहाँ पर एक सेंट के रूप में जो गैया है उसने भी तुम्हें चुना है। ये कैसे पॉसिबल है? और तुम आखिर बाकी के जो हीरोज़ है उसको ढूंढना ही क्यों चाहते हो? अब ये मत कहना कि तुम्हारा ये प्लान है उनसे लड़ाई करने का। रे कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं है, मेरे पास दूसरा आइडिया है। मैं चाहता हूँ कि अपनी अकेडमी के अंदर उनको इनरोल करूँ और उनको यहाँ पर जो एक चिकित्सक है वो बनाऊँ, एक डॉक्टर बनाऊँ। इसके बाद वो देखती है कि वो वहाँ पर पहुँच जाते हैं, एक बंदरगाह पर पहुँच जाती हैं। असल में अब उन लोगों को वेस्टर्न कॉन्टिनेंट जाने के लिए नाव से सफ़र करना पड़ेगा। और फिर हमें बताया जाता है कि उन लोगों को 2 हफ्ते हो चुके होते हैं नाव से सफ़र करते हुए और 3 दिन यहाँ पर वो कैरेज के अंदर सफ़र करते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके लिए परेशानी होती है, लेकिन फाइनली वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं होली किंगडम ऑफ प्रियांस। और देखते रे कह रहा होता है फाइनली हम यहाँ पर लंबे समय के बाद पहुँच गए, मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुका हूँ। तभी उन्हें देखते हैं वहाँ के कुछ प्रिस्टिस आते हैं जो कि कहते हैं प्लीज़ हमें अलाउ कीजिए आपको यहाँ पर ग्रीट करने का। इससे पहले हम आपको एशॉर्ट करना चाहते हैं। आप यहाँ पर समझ ही गए होंगे, हम आपके लिए प्रे करना चाहते हैं, प्लीज़ आप अपने घुटने के ऊपर बैठ जाइए। इसके बाद हम देखते हैं रे यहाँ पर सोच रहा होता है हम लोग इतने लंबे समय से ट्रैवल करके आए और हम लोग इनके गेस्ट हैं और ये लोग चाहते हैं कि हम अपने घुटने के ऊपर बैठ के प्रे करें। हम लोग देखते हैं कि जो एरीज होती है वो बैठ जाती है, इसी के साथ रे भी बैठ जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो प्रीस्टिस होती है वो प्रे करने लग जाती है और कह रही होती है कि यहाँ पर जो सेंट्स है वो आ चुके हैं, प्लीज़ यहाँ पर सेंट्स को पावर दीजिए कि ताकि वो अपनी जर्नी उसको कंटिन्यू कर सके और यहाँ पर जो अनकवर करे न्यू ट्रूथ को यहाँ पर सेंट की जो तपस्या है उसकी मदद से। अब रे सोच रहा होता है तपस्या आखिर ये क्या है। इसी के साथ हम देखते हैं वो कहते हैं तो ठीक है यहाँ पर जो गेस्ट रूम है वो इस तरफ लोकेटेड है, प्लीज़ आप हमारे साथ चलिए। अभी रे कह रहा होता है एरिस से कि एरिस यहाँ पर जो ये तपस्या आखिर ये किस तरह की तपस्या हमसे करवाना चाहते हैं। इसके बाद एरिस कह रही होती है कि यहाँ पर जो होली किंगडम है, होली किंगडम ऑफ प्रियांस, वो यहाँ पर ओरिजिनली यहाँ पर तीर्थ यात्रा का पार्ट बिल्कुल भी नहीं है और इन लोगों को हमारे जो हेल्प है उसकी रिक्वायर बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर जो जर्नी है सिर्फ ये दिखाती है कि यहाँ पर जो 2 गॉडेस सिस्टर है उसके बीच बॉन्ड को दर्शाती है। जिसके बाद रे यहाँ पर कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद एरिस कहते हैं रुक जाओ, तुम ऐसे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो, मैंने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया है और तुम यहाँ पर बस मेरे को ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे, यहाँ से तुम बिल्कुल भी नहीं जा सकते हो। जिसके बाद रे कहता है ठीक है, लेकिन मेरे को बताओ आखिर किस तरह की जो तपस्या है उसकी बात हो रही
थी। तो यहाँ पर जो एरीज़ होती है वो कहती है कि मेरे को लगता है कि ये लोग हमें डार्क केव के अंदर लॉक कर देंगे या फिर कुछ और। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, उन लोगों के यहाँ पर जो प्रेस्टिज होती है वो जंगल की तरफ ले आती है और कहती है कि अगले 1 हफ्ते तक आप यहीं पर रहने वाले हो। जो भी यहाँ पर पेड़-पौधों से, जंगल से आपको चीज़ें मिलेगी उसको खाकर आपको सर्वाइव करना है और हाँ, आपको डिवाइन पावर का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो ठीक है, मैं अपनी लीव यहाँ से लेती हूँ। मैं होप करती हूँ आपकी जो तपस्या है काफ़ी ज़्यादा अच्छी जाएगी और यहाँ पर जो ट्रायल है वो आपको अपना रास्ता दिखाएगी। अब इसी के साथ वो चली जाती है। अभी रे कह रहा है तो एरिस, क्या तुम यहाँ पर कहीं पानी दिखे तो तुम मेरे को ज़रूर बताना। जिसके बाद 2 घंटे बाद हम लोग देखते हैं एरिस कहती है यहाँ पर मेरे को एक भी पानी की जो बूंद है वो बिल्कुल भी नहीं मिली। तभी देखती है एरिस कि यहाँ पर रे ने खाना तैयार कर दिया होता है। एरिस कहती है कि आगे तुम्हें ये खाना कहाँ से मिला, तुमने इसे कैसे बनाया? जिसके बाद रे कहता है कि मैंने ऑलरेडी इसको प्रिपेयर कर लिया था, इतनी कोई बड़ी बात बिल्कुल भी नहीं थी। और यहाँ पर मैंने कुछ जो सॉफ्ट पत्तियाँ हैं वो भी बिछा दी है जिससे कि हम आराम से यहाँ पर सो सकते हैं और मैंने कुछ पत्थर से यहाँ पर आग जलाकर हम आराम से उसको गर्म भी कर सकते हैं और आराम से रह सकते हैं। एरिस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। रे ने पूरे कंफर्ट के साथ अपनी तपस्या को पूरा कर लिया होता है। 1 हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है। प्रिस्टिस वहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि एरिस और लॉर्ड रे, आपसे मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपने यहाँ पर अपनी तपस्या को पूरा कर लिया। रे कहता है कि ये इतना ज़्यादा बुरा बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, वो लोग अपने गेस्ट रूम के अंदर आ जाते हैं। रे कहता है कि 7 मैसेंजर यहाँ पर तुम हो। 7 मैसेंजर से कहता है कि यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि जो वेस्टर्न कॉन्टिनेंट है उसके अंदर जो हीरो ब्लड लाइन है उसके बारे में तुम पता करो। अगर छोटी से छोटी डिटेल मेरे को यहाँ पर तुम ज़रूर रिपोर्ट करना है। जिसके बाद वो कहता है ठीक है। रे सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो इनको मैं अपने जो ओन पर्पज़ है उसके लिए यूज़ करूँगा। चलो ठीक है, अब जो मेडिसिन का ज्ञान है पूरे वर्ल्ड के अंदर बांटा जाए। और अब हमें बताया जाता है उन लोगों को होली किंगडम वो प्रयास के अंदर आए हुए लगभग 1 महीने का समय हो चुका होता है। रे एरिस से कहते हैं एरिस आखिर हमें क्या करना चाहिए? मैंने यहाँ पर डिसाइड किया जो होली किंगडम ऑफ प्रयास उसको मैं मैप से ही मिटा दूंगा, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। वो लोग तपस्या यानी ट्रायल से गुजर के काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं। एरिस कहती है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों को सेंट की तरह सारी जो तपस्या है उसको सहते रहना पड़ेगा। हमें देखकर आप बाकी सारे जो लोग हैं वो भी हमें ज्वाइन करने लगे हैं। हमें यहाँ पर जो एक एग्जाम्पल है उसको सेट करना होगा। इसके बाद रे कहता है कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। एरिस कहती है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? जिसके बाद रे कहता है मेरे को भरोसा रखो, तुम डिसअपॉइंट बिल्कुल भी नहीं होगी। कुछ देर बाद रे काफ़ी सारे वेजिटेबल्स और मीट ले आता है ताकि वो खाना बना सके। जिसके बाद एरिस उसको देखने के बाद कहती है इतने सारे इंग्रेडिएंट। रे कहता है कि हम यहाँ पर इकलौते नहीं है जिससे कि भूख लगी हुई, काफ़ी सारे जो लोग होंगे और भूखे होंगे और हम उन सभी में बांट देंगे ये सारी चीज़ें। इसके बाद रे यहाँ पर आग जलाता है अपने मैजिक की वजह से। एरिस कहती है कि तुम ये क्या करोगे? प्रिस्टिस ने देख लिया। जिसके बाद रे कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी है। रे सोच रहा होता है कि आग को मैं ज़्यादा स्प्रेड होने ही नहीं दूंगा, फैल नहीं दूंगा। रे कहता है कि एरिस से कि एरिस मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, जो ये वेजिटेबल्स है मैं चाहता हूँ इनको छोटे छोटे टुकड़ों में तुम काट दो। जिसके बाद एरिस कहती है कि मैंने कभी भी यहाँ पर पहले खाना नहीं बनाया। लेकिन रे कहता है तो ठीक है, ज़्यादा तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर जितने भी मेरे इंस्ट्रक्शन है उनको फॉलो करते रहो। कुछ देर बाद हम लोग देखते हैं उन लोगों ने यहाँ पर जो खाना होता है वो बना लिया होता है एरिस की मदद से। इसी के साथ एरिस उस खाने को चखती है और कहती है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। रे कह रहा होता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर इन जो लोगों के अंदर ये खाना बांट के वापस मैं यहाँ पर ज़रूर आऊँगा। अब यहाँ से हमें कुछ दिनों बाद का अब सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर प्रीस्ट को देखते हैं जो कि चीफ प्रीस्ट होते हैं प्रयास के, उनका नाम पेलजी होता है। और वो कहते हैं कि हम भी यहाँ पर सेम जो तपस्या है उससे गुजर रहे हैं, लेकिन आखिर जो वो लोग वो परफेक्टली कैसे दिखाई देते हैं। जिसके बाद सामने एक और बंदा होता है, कहता है कि क्या आप सेंट्स की बात कर रहे हो? मेरे को लगता है कि वो अपने आप को कामयाब कर लेते हैं, मैनेज कर पाते हैं और स्पेशली वो काफ़ी ज़्यादा यंग है इस चीज़ को देखते हुए। इसके बाद जो होते हैं पेलजी कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, सेंस बनाता है। लेकिन यहाँ पर मेरा क्वेश्चन ये बिल्कुल भी नहीं था। मेरा क्वेश्चन ये था कि सारे जो गैया के लोग हैं वो इतने ज़्यादा फाइन, इतने ज़्यादा अच्छे कैसे दिखाई देते हैं? ज़रूर जो सेंट है उन लोगों ने कोई ट्रिक चली हुई होगी। जिसके बाद जो सामने वाला पर्सन होता है कहता है कि आपको सेंट के ऊपर डाउट बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चीफ प्रीस्ट कहते हैं कि जो फाइनल तपस्या रहने वाले उनके अंदर मैं भी उन्हें ज्वाइन करूंगा ताकि मैं अपनी आंखों से उन पर नजर रख सकूं। अब जो सामने वाला बंदा होता है कहता है कि इस साल भी जो हेप्रिन माउंटेन है उसके ऊपर यह फाइनल तपस्या होने वाली है और आपको क्या लगता है कि वो लोग बिल्कुल ठीक होंगे? यहाँ पर एक जो न्यू मॉन्स्टर लॉर्ड है उसको रिसेंटली वहाँ पर देखा गया। मेरे को पता चला कि वो जो साउथ पार्ट है माउंटेन का उसकी तरफ वो मॉन्स्टर लॉर्ड देखा गया है। अभी मॉन्स्टर लॉर्ड एक ऐसा जानवर है जो कि सारे क्रिएचर्स को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद जो चीफ प्रीस्ट होते कहते हैं तो ठीक है, यहाँ पर सेंट्स को हम वहाँ पर एक सेंट को हम ईस्ट की तरफ और दूसरे को वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे और बाकी के हम जो प्रयास के लोग होंगे वो सारे साउथ की तरफ जाएंगे। मेक श्योर कि यहाँ पर जो सेंट्स है वो किसी भी डेंजर को फेस ना कर पाए। तो ठीक है, सारी डिटेल्स को समराइज करो और सभी लोगों में इस इन्फॉर्मेशन को बांट दो। लेकिन तभी उनको अचानक चेस्ट में पेन होने लग जाता है, वो नीचे गिर जाते हैं। सामने जो पर्सन होता है अपने जो डिवाइन पावर से इनको क्योर करता है, ठीक करता है और वो कहता है कि यहाँ पर जो आपकी इलनेस है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। इनफैक्ट जो सिम्टम्स है वो और भी ज़्यादा बेकार होते जा रहे हैं, सिचुएशन और बिगड़ती जा रही है। आखिर आपकी जो फैमिली है उसका क्या? इसके बाद चीफ प्रीस्ट कहते हैं कि जो मेरी डॉटर है उसकी सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट नहीं है,
उसकी यहाँ पर जो रेगुलर ट्रीटमेंट है वो चल रही है, लेकिन वो अभी बच्ची है। सामने वाला बंदा कहता है क्यों ना आप जो गैया के सेंट्स है उनसे मदद मांगे, यानी रेवर से मदद मांगे। इसके बाद चीफ प्रीस्ट साफ मना कर देते, कहते हैं कि यहाँ पर प्रियांश गॉडेस का एक सर्वेंट होने के नाते मैं किसी और की दया बिल्कुल भी रिसीव नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद वो कहता है सामने वाले पर्सन की, लेकिन जो प्रियांश और जो गैया है वो एक सिस्टर गॉडेस है, तो आप क्यों नहीं मदद मांग सकते हो। जिसके बाद वो मदद बिल्कुल मना ही कर देते कि मैं नहीं मांगूंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, अब फाइनली यहाँ पर जो तपस्या का दिन आ चुका होता है। इसके बाद रे कह रहा था मेरे को यकीन नहीं हो रहा कि फिर से हम जंगल के अंदर आ चुके हैं। एरिस कहती है कि यहाँ पर जो ये फाइनल तपस्या होने वाली है हमें अपना बेस्ट देना होगा इसके अंदर। उसके हमें बताया जाता है कि जो ये फाइनल तपस्या थी हर बार की तरह जो हेपरिन माउंटेन पे ही स्टार्ट हुआ, और साथ ही साथ गैया से काफ़ी सारे जो लोग थे वो भी यहाँ पर ज्वाइन हुए, लेकिन सभी लोगों को ओरिजिनल स्थान बिल्कुल भी नहीं मिल पाया। और यहाँ पर जो 3 ग्रुप थे उसको डिवाइड कर दिया गया। 3 ग्रुप के अंदर जो एरियल थी वो ईस्ट की तरफ जाएगी, और जो रे था वो वेस्ट की तरफ जाएगा, और बाकी बचे हुए साउथ की तरफ जाएंगे। इसी के साथ हम लोग देखते हैं सामने जो प्रेस्टिस होती है रे से कहती है लॉर्ड हम जाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। जिसके बाद रे कहता है कि सच में जो ये हिप्रिन माउंटेन है उसके ऊपर मॉन्स्टर्स रहते हैं। प्रेस्टिस कहती है लेकिन आपको डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, होली किंगडम ऑफ प्रयास के जो नाइट है वो आपकी सेफ्टी का पूरा ख्याल रखेंगे बिना फेल हुए। अब इसी के साथ जो रे होता कहता है लेकिन यहाँ पर जो साउथ की तरफ जाने वाला ग्रुप उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स नहीं है, उसके अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स मेरे को लग रही है। इसके बाद प्रेस्टिस कहती है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, वो राइडिंग स्क्वाड है और हाल ही में मॉन्स्टर लॉर्ड है उसको देखा गया है, तो यहाँ पर ये मॉन्स्टर लॉर्ड को डिफीट करने के लिए गए हुए हैं। इसके बाद रे सोच रहा होता है कि मेरे को उनकी चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो नंबर्स में काफ़ी ज़्यादा है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। रे उसका कहता है प्रिस्टिस से कि अगर कुछ भी यहाँ पर साउथ की तरफ हो तो सारी इन्फॉर्मेशन मेरे को जरूर देना। प्रिस्टिस उसको कहती है ठीक है। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, साउथ की तरफ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि मॉन्स्टर अटैक कर रहे होते हैं। प्रिस्टिस यहाँ पर सभी लोगों को हील कर रही होती है। अब इसी के साथ हम देखते हैं सामने एक जो गार्ड होता है कहता है कि यहाँ पर हमारी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काफ़ी अधिक मॉन्स्टर है, हमें यहाँ पर बैकअप को जल्दी बुला लेना चाहिए। जिसके बाद जो चीफ प्रीस्ट कहते हैं तो ठीक है बैकअप को बुलाओ, लेकिन सामने वाला बंदा कहता है कि जो क्रिस्टल बॉल है वो वर्क बिल्कुल भी नहीं कर रही, तो हम बैकअप नहीं बुला सकते यार। हम देखते हैं जो मॉन्स्टर लोड होता है वो आ जाता है, सामने एक प्रीस्ट होता है उसको वहाँ पर अपनी कुल्हाड़ी से बीच में से काट देता है। मॉन्स्टर लोड को देखते हैं, चीफ प्रीस्ट उसको देखने के बाद सोच रही थी मॉन्स्टर लोड है, लेकिन आखिर इसका चेस्ट है उसके अंदर ये हॉर्न कैसा निकला हुआ है अजीब सा। इसके बाद उनको डिमोनिक एनर्जी फील होती है, जिसके बाद उनके मुंह से काफ़ी सारा ब्लड बाहर निकलने लग जाता है, उसकी चेस्ट में दोबारा पेन होने लग जाता है। इसके बाद साथ वाला बंदा आता है कहता है कि लॉर्ड हम यहाँ से जल्दी निकल जाना चाहिए। चीफ प्रीस्ट कहते हैं कि मैं यहाँ से ऐसे बिल्कुल भी नहीं भाग सकता हूँ। सामने वाला बंदा कहता है लेकिन हम यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। वो ऐसा कह रहे होते हैं, मॉन्स्टर उनके सामने आ जाता है, वो उन पर अटैक कर पाता है। तभी एक आवाज़ आती है कि चुप हो जाओ, जो मेरे हस्बैंड है वो सो रहे हैं। और हम लोग देखते हैं वहाँ पर जो ब्लैक एल्फ होती है वो आ जाती है और वो मॉन्स्टर लॉर्ड को काट देती है और कहती है कि ये कितना ज़्यादा नोटी बच्चा है, मैंने इससे कहा था कि आवाज़ बिल्कुल भी मत करना। तो यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, रे को देखते हैं जो कि अपने माना की मदद से सेंस करता है। वो कहता है काफ़ी सारे यहाँ पर मॉन्स्टर्स हैं, मेरे को यहाँ पर जल्दी से निकलना पड़ेगा, ये काफ़ी ज़्यादा बैड फीलिंग है। वहाँ से वो निकल पड़ता है। तभी वहाँ पर सामने जो प्रीस्ट होता है वो कहता है एक एल्फ, जिसके बाद वो लड़की कहती है जो एल्फ होती है वो कहती है मैं एक डार्क एल्फ हूँ। इसके बाद वो जो प्रीस्ट होता है उसको थैंक यू कहता है हमें बचाने के लिए। जिसके बाद जो एल्फ होती है वो कहती है कि मेरे को थैंक यू बोलने की बजाय तुम्हें उससे जाकर चेक कर लेना चाहिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि वो ठीक है कि नहीं। जिसके बाद वो प्रीस्ट उसके सामने जाता है, चीफ प्रीस्ट के सामने, और उनको हील करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन वो कहता है कि यहाँ पर मेरी डिवाइन पावर काम नहीं करी, क्योंकि मेरे पास भरपूर मात्रा में डिवाइन पावर बिल्कुल भी नहीं है, ठीक नहीं हो पाती वो। जिसके बाद रे वहाँ पर आ जाता है, कहता है एक साइड हट जाओ, मेरे को देखने दो। अब देखते हैं रे होता है उनके जो कपड़े होता है वो काट देते हैं और उनकी चेस्ट के ऊपर हाथ लगाता है। रोज सोचता है कि यहाँ पर जो ये साइन है चेस्ट पेन के, सांस लेने में दिक्कत, सांस लेने में काफ़ी कठिनाई, और जो लंग्स का जो बचा हुआ भाग है और साथ ही फफूस गुहा है उसके अंदर सूजन होना, यानी इसका जो कंडीशन है न्यूमोथोरक्स है। अब न्यूमोथोरक्स में आप लोगों को बता दूं कि ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर लंग्स के अंदर एक छेद होता है, जिसके के साथ रे उनको उठाता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे को जल्दी से यहाँ पर जो ट्रीटमेंट है वो करनी पड़ेगी इनकी चेस्ट की। तभी सामने जो 3 लोग होते हैं, डार्क एल्फ, प्रीस्ट और प्रीस्टिस, रे उन तीनों से कहता है क्या तुम लोग मेरी मदद करोगे। अभी जो डार्क एल्फ होती है रे के हाथ पे जो हाई एल्फ का मार्क बना होता है उसको देखती है और कहती है इसके पास ये मार्क कैसे आया। इसके बाद वो कह देती है हाँ ठीक है। इसके बाद रे सोच रहा है इतनी ईजिली तरीके से ये मान गई। तभी रे कहता है तो ठीक है हम सेफ प्लेस के ऊपर चलते हैं। और देखती जो रे होता है एक जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर होता है। इसके बाद वो अपनी ओरा शॉट की मदद से उस पत्थर को बीच में से ही काट देता है और यहाँ पर वो जो एल्फ होती है उससे कहता है कि
क्या तुम यहाँ पर जो कोई सांप कपड़ा है उसको ढूंढ कर लेके आ सकती हो। वो कहती है ठीक है। तभी यहाँ पर बाकी सब लोग होते हैं, जो प्रीस्ट होता है कहता है आखिर हमें क्या करना है। जिसके बाद रे कहता है क्या तुमने कभी भी यहाँ पर ह्यूमन बॉडी को ओपन करा है। जिसके बाद प्रीस्ट कहता है बिल्कुल भी नहीं। क्या तभी तुमने डेड पर्सन को देखा है। जिसके बाद कहते हैं हाँ मैंने देखा है। इसके बाद रे कहता है हाँ ये चीज काफी है। जैसे ही वो सांप क्लॉथ यहाँ पर लेके आती है, जैसा मैं कहूँ वैसा उसको बिछा देना है। जिसके बाद रे सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर एटलीस्ट सर्जरी करने के लिए एक एक्सपीरियंस सर्जन की ज़रूरत है, और एक प्लूमोलॉजिस्ट की, और एक एनेस्थीसिया देने वाले की, और यहाँ पर 2 जो असिस्टेंट है उनकी ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मैं अकेला हूँ, मेरे को ये जो सारी चीज़ें उसको अकेला करना पड़ेगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पर काफ़ी थक चुका हूँ। डार्क एल्फ वहाँ पर आती कहती कि मैं जो सांप क्लॉथ था उसको ढूंढ लिया है। इसके बाद ये कहते हैं अच्छा तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा किया। इसके बाद हम देखते हैं वो जो साफ कपड़ा होता है उसको पत्थर के ऊपर बिछा देता है, फिर उनकी बॉडी को लिटा देता है। इसके बाद अब रे कह रहा होता है कि सबसे पहले मैं तुम लोगों को वार्न कर देता हूँ, यहाँ पर जितनी भी तुम चीज़ें देख रहे हो तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि ये ठीक हो सके। इसी के साथ रे होता है उनको स्लीपिंग मैजिक से सुला देता है, जिससे कि वो सोचता है कि ये एनेस्थीसिया का काम करेगा। इसी के साथ रे एक ओरा से अपना सीजर बनाता है, उसको कट लगाता है चेस्ट पर। इसके बाद प्रीस्ट देख कर काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। रे सोच रहा होता है कि मेरे को यहाँ पर सबसे पहले मसल टिश्यूज होंगे उनको काटना पड़ेगा। मुझे विद्युत दहन क्रम है उसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन उसकी जगह मैं मैजिक का यूज़ करूँगा। वो हीट मैजिक का यूज़ करता है। इससे वो सोचता है कि यहाँ पर जो बाकी की ब्लीडिंग होगी वो यहाँ पर लगभग रुक जाएगी। मुझे एक रिट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी जिससे कि मैं अंदर की तरफ झाँक सकूँ, लेकिन इसका मेरे को अल्टरनेटिव वर्जन ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले मैं इनकी जो पसलियाँ है वो काटूंगा। जिसके बाद वो प्रिस्ट में से और प्रिस्ट में से एक को बुलाता और कहता है कि क्या तुम इसको जो यहाँ पर खींच के रख सकते हो, उसकी जो चेस्ट होगी उसको खींच के रखने के लिए। जिसके बाद प्रिस्ट कहता है कि हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर ये बिल्कुल मर गया तो मैं बिल्कुल ऐसा नहीं करूँगा। इसके बाद जो डार्क एल्फ होती है कहती है कि बस यहाँ पर मेरे को इसको ओपन करके रखना है ना, इसको खींच कर रखना है। इसके बाद रे कहता है हाँ बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर तुम अपनी ज़्यादा स्ट्रेंथ बिल्कुल भी मत लगाना, और खास करके यहाँ पर जो अंदर के ऑर्गन्स होंगे उनको बिल्कुल भी टच मत करना। जिसके बाद एल्फ कहती है ठीक है। अब यहाँ पर वो खींच कर रखते हैं। जिसके बाद ये सोच रहा होता है कि यहाँ पर जो लंग्स है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से कंप्रेस हो चुके हैं। सबसे पहले मेरे को होल को चेक कर लेना चाहिए। अब देखते हैं कि यहाँ पर काफ़ी सारी डिमोनिक एनर्जी होती है। ये कहता है कि सबसे पहले जो ये डिमोनिक एनर्जी इनकी बॉडी से मेरे को निकालना पड़ेगा। वो माना एक्टिवेट करता है। अब ये हमें बता रहा होता है कि न्यूमोथोरक्स जो ऐसी कंडीशन है जिससे कि लंग्स के अंदर एक होल हो जाता है, और यहाँ पे स्पेशली इनके दोनों चेस्ट के अंदर ही ऐसा हो चुका है जिससे कि जो हवा थी आसानी से स्किप हो जा रही थी। तो सबसे पहले फफूस गुहा को सील करने से पहले जो लंग्स है उसको अच्छी तरीके से मेरे को एक्सपेंड करना पड़ेगा, उनकी ओरिजिनल शेप के अंदर लाना पड़ेगा। वो ऐसा करता है। जिसके बाद कहता है कि लंग्स वापस से अपनी नॉर्मल शेप है उसके अंदर आ चुका है। उसने अपनी ट्रीटमेंट को पूरा कर लिया होता है। वो प्रीस्ट और प्रीस्टिस से कहता है कि जाके यहाँ पर तुम्हारी डिवाइन पावर है उससे इनको रिकवर करो, हील करो। जिसके बाद वो हील करते रहो, काफ़ी ज़्यादा थक भी जाते रहे। कहते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुम काफ़ी ज़्यादा थक चुके हो। इसके बाद रे होता है जो डार्क एल्फ होती है उसकी तरफ देखता है, लेकिन वो ऑलरेडी वहाँ से जा चुकी होती है। रे सोचता है कि यहाँ पर थैंक यू कहने से पहले वो यहाँ से ऑलरेडी जा चुकी है। डार्क एल्फ को हम लोग देखते हैं जो कि जाते जाते सोच रही होती है कि आज हम एक ऐसे इंसान से मिले जो कि हाई एल्फ है, उससे परिचित था। उसके हाथ पे एक हाई एल्फ का मार्क बना हुआ था, और इसी के साथ उसने एक अजीबोगरीब टेक्निक का यूज़ करके एक ह्यूमन को बचाया। आज एक मेरे पास काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है जो कि मैं अपने हस्बैंड के साथ शेयर कर सकती हूँ। अब इसी के साथ हमें देखते हैं कि जो चीफ प्रीस्ट होते हैं वो अपनी धीरे धीरे आंखें खोलते हैं। वो अपनी आंखें खोलता है तो वो रे को देख कर सामने घबरा जाता है। रे कहता है कि तुम जाग गए। जिसके बाद वो चीफ प्रीस्ट कह रहे होते हैं कि प्लीज़ जो ये सारा जो कारण था उसके लिए मेरे को माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ आप मेरे को माफ़ जरूर कर देंगे। रे कहता है कि माफ़ करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है, हमें जल्दी से यहाँ पर इस प्लेस से निकलना होगा। मेरे को डाउट है कि जो मॉन्स्टर है वो दोबारा से यहाँ पर अटैक कर सकती हैं। इसके बाद रे और कहता है कि मेरे को सबसे पहले जो वेस्ट साइड है वहाँ पर जाना पड़ेगा क्योंकि हाई अलर्ट अब भी वहाँ पर है। रे कहता है तो मैं तुमसे कैसल के अंदर मिलता हूँ। वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद चीफ प्रीस्ट कहते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था जब मैं अनकॉन्शियस था, और जो मेरे कपड़े हुए ऐसे कैसे हो गए। जिसके बाद सामने वाला बंदा कहता है पूरी तरीके से ठीक हो चुके हो, क्या आपको फील हो रहा है ठीक। इसके बाद जो चीफ प्रीस्ट होते हैं चेक करते हैं कि अब मेरे को बिल्कुल भी यहाँ पर सांस लेने में दर्द बिल्कुल भी नहीं हो रहा है चेस्ट के अंदर, लगता है कि मैं पूरी तरीके से ठीक हो गया। इसके लिए मेरे को सेंट को धन्यवाद कहना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मॉन्स्टर लॉर्ड का जो डिफीट हो गया था तो सारे जो मॉन्स्टर्स है वो आराम से यहाँ पर हार गए। जो हॉली नाइट्स हैं उन लोगों ने आराम से डिफीट कर दिया उन सभी को, और इसी के साथ जो फाइनल तपस्या थी वो खत्म हो गई। एक एक घर की तरफ का सीन हम लोग देखते हैं। वहाँ पर 7 मैसेंजर्स कह रहे होते हैं कि जैसा कि आपने कहा था हीरो ब्लड लाइन के बारे में इन्फॉर्मेशन ढूंढने के लिए, हमने ढूंढ लिया। हमें ज़्यादा कुछ तो उनके बारे में नहीं पता है। जो इन्फॉर्मेशन थी वो होली किंगडम ऑफ परियास की जो रॉयल लाइब्रेरी थी उसके अंदर यहाँ पर लॉक थी। छोटा सा यहाँ पर जो पेज था उसके अंदर जो इनकी लोकेशन थी वो लिखी हुई थी।
यहाँ पर 3 जो डिटेल की है वो रिवील हुई है। पहला जो कर्स्ड, और दूसरा एंसिस्टर, और तीसरा जो उनकी पिरामिड लोकेशन है जहाँ पर वो रहते हैं वो। और वो लोग जो होली किंगडम ऑफ प्रयास गॉडेस थे उनके द्वारा क्रिएट किए गए थे। और यहाँ पर जो इनके एंसिस्टर थे उनका भी काफ़ी ज़्यादा रोल था। यहाँ पर आप जो मैप है उसके अंदर देखिए जो लोकेशन है वो यहाँ पर है। इसके बाद रे मैप को चेक करता है जिसको वो कहता है ये तो मिडल ऑफ ओशन है, यानी ओशन के बीचों बीच है। इसके बाद एक और मैसेंजर कहता है कि हाँ आपने सही कहा, और वहाँ पर काफ़ी जो बड़ी वेव्स है वो आती रहती है जिससे कि वहाँ पर पहुँच पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। इसके बाद रे सोच रहा होता है कि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है, मेरी सोच से भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड अब ये चीज़ हो चुकी है। और ख़ास करके जो वो हीरो ब्लड लाइन से उनके बारे में मेरे को बिल्कुल भी पता नहीं है कि आखिर वो कितने ज़्यादा पावरफुल है। तो मेरे को यहाँ पर किसी ना किसी की तो मदद की ज़रूरत पड़ेगी। तभी हम देखते वो एरिस के पास आ जाता है। एरिस उससे कहती है तुम्हारे कहने का मतलब कि मैं तुम्हारे साथ चलूँ, इसको तुम मना कर देती है। रे कहता है कि वो उससे रिक्वेस्ट करने लग जाता है और कहता है कि प्लीज़ तुम सबसे ज़्यादा जो होली किंगडम हो उसकी खूबसूरत लड़की हो, मेरे को तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ मान जाओ। जिसके बाद एरिस कहती है ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो रे होता है कहता है कि क्योंकि अगर इन केस अगर मैं मर जाता हूँ तो तुम वापस से मेरे को अपनी लाइफ के अंदर वापस लेके आ सकती हो। इसके बाद एरिस कहती है क्या तुम सच में मेरे ऊपर बिलीव करते हो, इतना ज़्यादा तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो। इसके बाद रे उससे कहते हैं ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ, तुम ही एक जो इकलौती हो जो मेरी मदद कर सकती हो, इसमें केपेबल हो, इसलिए मैं तुमसे यहाँ पर पूछने के लिए आया था। इसके बाद एरिस सोच रही थी अगर ये मेरे से ऐसे कह रहा है तो मैं इसको मना बिल्कुल भी नहीं कर सकती हूँ, कैसे मना कर दूँ। इसके बाद वो कहती है ठीक है मैं तुम्हारे साथ चलूँगी। अभी जो रे होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, वो कहता है कि बाद में अपना मन चेंज मत कर लेना। एरिस कहती है कि लेकिन तुम्हें यहाँ पर एक अच्छी सी एक्सप्लेनेशन देनी होगी हॉली किंगडम को कि यहाँ पर जो दोनों सेंट है वो एक ही टाइम पर कैसे अपनी पोस्ट से गायब हो गए। इसी के साथ ये कहता है कि मैं कह दूंगा कि डिवाइन रेवोल्यूशन था वो गॉडेस की तरफ से मेरे को आया था कि जो हीरो ब्लड लाइन है उसके बारे में पता करने के लिए, वो होली किंगडम के अंदर लेके आने के लिए हम यहाँ पर जो गॉडेस का नाम इस्तेमाल करेंगे। जिसके बाद वो एरिस कहती है कि तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड हो। तो एरिस उसको कहते हैं कि इसके लिए हमें एक शिप की ज़रूरत पड़ेगी। रे कहता है कि मैं उसे ढूंढ लूँगा। जिसके बाद एरिस कहती है कि तुम्हें चलाना आता है। रे कहता है कि मैं ऑन द स्पॉट है वहाँ पर सीख लूँगा इस चीज़ को। इसके बाद एरिस और भी ज़्यादा चिल्लाने लग जाती है, कहती तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान बिल्कुल भी नहीं, क्या तुम पागल हो। जिसके बाद रे कहता है कि तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, यहाँ पर बस हमें कल निकलना होगा। अब इसी के साथ रे और कहता है तो यहाँ पर हमें सपोज करना होगा कि वहाँ पर काफ़ी सारी बड़ी बड़ी वेव्स भी आती है जिससे कि हमारी शिप डूब सकती है। इससे एरिस और घबरा जाती है। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, वो लोग यहाँ पर शिप को देखने आ जाते हैं। एरिस कहती है क्या तुमने शिप को ढूंढ लिया। जिसके बाद रे कहता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर जो शिप है उसको ढूंढ लिया है। जिसके बाद एरिस कहती है क्या सच में। इसके बाद रे शिप को दिखाता है और जो एरिस कहती है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा नहीं है। रे कहता है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो बड़ी शिप होती है उसका यहाँ पर वेव से टकरा जाने का, डूब जाने का ज़्यादा खतरा होता है, छोटी बोट के अंदर हम थोड़ी सेफ रहेंगे। रे कहता है मैं अपनी पावर से इस चीज़ को अच्छी तरीके से इन्हांस कर दूंगा जिससे कि बोट है वो बिल्कुल भी पलटेगी नहीं। इसी के साथ हम देखते हैं जो वहाँ पर 2 सैंड मैसेंजर्स होते हैं वो भी आ जाते हैं। इसके बाद रे उनके बारे में एरिस को बताता है, कहता है कि ये डीन फैमिली से 7 मैसेंजर्स है। जिसके बाद एरिस कहती है ठीक है यहाँ पर 2 से भले 4 काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब इसी के साथ हम देखते हैं वो अपनी स्ट्रेंथनिंग से बोर्ड को स्ट्रेंथ देता है। सीन शिफ्ट होता है, अब जो हीरो के डिसेंडेंट्स होते हैं उनको दिखाया जाता है। उनमें से एक कह रहा होता है कि जो उसकी पवित्र इच्छा है उसको हम लोग बनाए रखेंगे। यहाँ पर जो ये पवित्र लड़ाई है होली स्पार्क उसको शुरू करो। अब इसी के साथ हम देखते हैं जो 2 हीरोज़ होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं। अब इसी के साथ हम देखते हैं तभी जो लड़की होती है वो हारने वाली होती है और वो सोचती है कि यहाँ पर मैं इसको डॉज बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगी। तभी वो देखते हैं वो जो लड़का होता है उसकी स्वॉर्ड पकड़ के खुद को अपने मरवा लेता है, अपने आप के अंदर डाल लेता है। इसके बाद वो लड़की कहती है आखिर क्यों। जिसके बाद वो पर्सन कहता है सामने वाला कि मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि जो मेरी लाइफ थी वो मैं तुम्हें दे पाया। और इसी के साथ वो पर्सन गायब हो जाता है और ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप तुम लोगों को एक्सप्लेनेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एपिसोड में।